Hello viewers, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I will explain the new classical approach of the management. I hope in the earlier video you have cleared about the classical approach. So let's start with the new classical approach. So new classical is the extended version of a classical approach. जो भी हमने classical approach में पढ़ा था ये वही है, पर उसका extended version है, new version of the classical approach. So main proposition is theory क्या थी कि organization is a social system. ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, जबकि हमने क्लासिकल में ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक क्लोज सिस्टम है, मीन्स उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई सोसाइटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमने क्लासिकल में पढ़ा था। जबकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम वो सोसाइटी के लिए बनाते हैं, उनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर अपना आउटपुट देते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी से भी कांटेक्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज नहीं है, एक ओपन सिस्टम है जिसे हम सोशल सिस्टम भी कहते हैं। एंड इट फोकस्ड ऑन द वर्कर्स बेसिकली इन द क्लासिकल अप्रोच वी हैव जस्ट फोकस ऑन द लेबर, येस, बट हेयर वी हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन द वर्कर्स एंड ह्यूमन नीड्स, social and psychological factors for motivation. So here we have focused on the human needs, that manager has realized that if we fulfill the needs of the human assets, then they will automatically increase the productivity and the profit of the organization. So in the classical approach we have just discussed that motivation can be employee can be motivated by only the money factor, but in the new classical they have also realized that the money is not the only factor which can motivate the employees performance. So उसके अलावा भी हमारे पास अदर फैक्टर्स है जिससे हम सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर करते हैं। मीन्स अगर एम्प्लॉय के अगर फ्रेंड्स होंगे, सोशल सर्कल होगा, ग्रुप होगा, तो वो एम्प्लॉय को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आना और काम करने में भी मज़ा आएगा। तो इसीलिए सोशल फैक्टर्स, मतलब जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, इस चक्कर में हम स्कूल कॉलेज भी जाते हैं। तो इसीलिए मैनेजर ने रियलाइज़ किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंड सर्कल और ग्रुप्स भी होने चाहिए वर्कर्स के। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मीन्स यहाँ पर हमें उनके ये नहीं है मनी फैक्टर्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी हाई है, ठीक है, एम्प्लॉय काम करेंगे, लेकिन अगर हम उसमें उसका मेडिकल क्लेम और उसके हेल्थ से रिलेटेड भी फैक्टर्स कंक्लूड करें तो वो भी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। सो दे हैव रियलाइज दैट मनी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट विच कैन अफेक्ट या विच कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. So in the neoclassical we have the two movements which will be discussed in this video. First is human relation movement, and which is given by the Elton Mayo, and second we have the behavioral science movement which is given by the Maslow and MC Gregor. So let's start with the human relation movement. So अगर हम ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक एल्टन मायो ने एक हाथन स्टडीज़ की थी which was done at a वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उन्होंने एक स्टडी किया। तो इस स्टडी को मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सो एल्टन मायो ने फर्स्ट एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो किया वो मैं बताऊँगी आपको। फर्स्ट है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायो ने क्या था, तो व्हाट ही स्टडीड दैट इल्यूमिनेशन मीन्स हियर द अमाउंट ऑफ लाइट एट द वर्क प्लेस, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे या एक प्लेस पर कि हम किसी लाइट की अमाउंट जो है कैसी है, कहीं पर ज़्यादा ही ब्राइट लाइट होती है, कहीं पर डिम होती है, तो ये कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है। तो उसने ये स्टडी किया कि फिजिकल फैक्टर है विच ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। सो कैसे, अगर एक मतलब दो रूम थे, उसमें एक में कुछ वर्कर्स रखे और दूसरे रूम में दूसरे वर्कर। एक रूम था जिसमें ब्राइट मतलब तेज लाइट थी और एक रूम जिसमें डिम लाइट थी। तो उन्होंने आफ्टर जब उन्हें कोई वर्क दिया गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट को जब मैच किया तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ पर हायर इल्यूमिनेशन था वहाँ पर प्रोडक्टिविटी हायर थी, और जहाँ पर लोअर मीन्स अमाउंट ऑफ लाइट कम था, डिम थी, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम आई। तो इससे उन्हें रियलाइज़ हुआ एल्टन मायो को कि फिजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने 2 लड़कियों को चुना।
ठीक है, और न्यू एलिमेंट जो भी पहले जो एग्जिस्टिंग जो भी इन्वायरमेंट था उसमें कुछ ऐड किया, कुछ एलिमेंट जैसे क्या ऐड किए कि उनके जो वर्किंग आवर थे 8 घंटे करते थे 6 घंटे कर दिया। प्रॉपर रेस्ट पीरियड, जैसे लंच टाइम होता है, टी टाइम होता है, उन्हें रेस्ट दिया गया। उनकी फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव किया, फ्रेंडली सुपरविजन रहा। इसी सबसे न्यू एलिमेंट्स उन्होंने ऐड किए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब उन दोनों लड़कियों को ये सब चेंजेस मिले तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी। तो इससे उन्होंने ये स्टडी किया कि दिस कॉज एन इंक्रीज इन दी परफॉर्मेंस, कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, तो वो भी हमारी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ की होती है उसे इंक्रीज करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। तो मास इंटरव्यूइंग क्या किया उन्होंने, मास मतलब ज़्यादा लोगों को लिया, उनसे उनका इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू इज़ डन टू नो देयर परसेप्शन रिगार्डिंग दी वर्किंग कंडीशन। तो उन्होंने इंजीनियर और अकाउंटेंट्स को लिया ग्रुप को और उनसे क्वेश्चंस किए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वो देखते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ठीक है सैलरी है एक फैक्टर, लेकिन सैलरी के अदर भी के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे इन्वायरमेंट, कल्चर, बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑल्सो अफेक्ट दी like productivity or the performance of the particular worker or the employee. And fourth, bank wiring observation room experiment. In this experiment, he observed that the effect of informal relationship. इसके अंदर उन्होंने इनफॉर्मल रिलेशनशिप का इफेक्ट देखा कि फॉर्मल रिलेशनशिप होता है जो एम्प्लॉयर के बीच में बनता है ऑर्गेनाइजेशन या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर बन जाता है। इसके अलावा इनफॉर्मल रिलेशनशिप मीन्स अगर, तो उन्होंने ये देखा कि हाँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रिलेशनशिप बने हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक तो जल्दी पास हो जाती है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से पहुंचानी है उसके लिए इतना बड़ा लाइक एक स्टेप बाय स्टेप जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इनफॉर्मल रिलेशनशिप से ये भी हुआ कि सारे जो हैं एम्प्लॉयज़ एक साथ वर्क करते हैं और अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो उसे इनफॉर्मल रिलेशनशिप का भी इफेक्ट दिखा। सो ऑल काइंड ऑफ लाइक इन दिस स्टडी दे हैव like discussed about the steps that how there is other factors which also affect the performance like physical factors, environment, behavior, culture of the organization. These also affect the performance of the employee. So हमने क्लासिकल अप्रोच की जब बात करते हैं तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि अगर हम उन्हें लाइक मनी अच्छा देंगे, सैलरी अच्छा देंगे तो वो ऑब्वियसली काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन न्यू क्लासिकल में उन्होंने ये देखा अदर फैक्टर्स भी हैं। अगर हम उनकी सैलरी ना बढ़ाते हैं, सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है, सैलरी कम ही है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है एम्प्लॉयज़ के प्रति, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ये एल्टन मायो ने एक हॉथन स्टडीज़ किया था। कहाँ पे किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उस पे किया था एक। तो कंक्लूजन क्या निकला उसका एक्सपेरिमेंट का कि मनी जो है एक ओनली फैक्टर नहीं है जो मोटिवेट करता है, अदर फैक्टर्स है जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स जो ऑल्सो लाइक विच ऑल्सो अफेक्ट द मोटिवेट या परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सेकेंड, व्हाट दे कंक्लूडेड, he concluded that human relationship affects the management performance. अब हम पढ़ते हैं बिहेवियरल साइंस मूवमेंट जो एम मास्लो एंड MC ग्रेगर ने दिया था। अब बिहेवियरल साइंस मूवमेंट से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब्राहम मास्लो, जेम्स मार्च एंड MC ग्रेगर एंड विक्टर रूम, ये जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था इस मूवमेंट के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। सो हायरार्की आपको पता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स क्या होते हैं या सीक्वेंस क्या है किसी, और नीड थ्योरी मतलब कि जो एम्प्लॉय होता है वो कैसे मोटिवेट होता है, उन्हें क्या क्या नीड होती है, बेसिक नीड होती है, फिर सोशल नीड आती है। तो ये हम इसे पढ़ेंगे जो अब्राहम मास्लो ने दिया था। तो उन्हें क्या एज्यूम किया था, उन्होंने ये एज्यूम किया था कि ह्यूमन नीड्स आर नेवर बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, एज वी नो कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एवर। ओके, सो उन्होंने ये एजम्पशन किया था। अब हम हायरार्की बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल है, फर्स्ट बेसिक नीड होती है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल
नीड। तो बेसिक नीड जिसे हम कहते हैं, फर्स्टली हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो वो हमारी बेसिक नीड होती हैं। सेकंड अगर हम आते हैं तो सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी में क्या है, एक कंपनी में अगर एम्प्लॉय आता है तो उसे सेफ्टी चाहिए। फिजिकल हमने पढ़ लिया, फिजिकल चलो बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, पैसा आ गया। अब एम्प्लॉय क्या चाहेगा, ये सारी नीड तो हो गई। अब सेफ्टी नीड मतलब भाई कंपनी के अंदर आया तो उसे लाइफ का पता नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो उसके लिए उसे सेफ्टी चाहिए। मीन्स अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो इंश्योरेंस का एग्जांपल ले सकते हैं। सेफ्टी भी हो गई, चलो ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कंपनी में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब थर्ड पॉइंट, अब सेफ्टी भी हो गई, अब नेक्स्ट उसे क्या रियलाइज़ होगा, अब उसकी बिलोंगनेस, सोशल नीड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। कि अगर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स होते या हमारा एक ग्रुप बना होता तो कितना अच्छा रहता। तो उसे ये बेसिक नीड जब ये फुलफिल हो जाएगी, फिर आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम नीड होती है कि अब उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, कि सब उसे पूछे, है ना, तो ये चाहिए सेल्फ एस्टीम। अब लास्ट में आता है हमारा सेल्फ एक्चुलाइजेशन। जब ये सारी नीड फुलफिल हो जाती है तो लास्ट में सेल्फ एक्चुलाइजेशन मीन्स होता है कि अब उसको सारी नीड उसकी फुलफिल हो गई है। अब वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लाइक सोशल वेलफेयर, एनजीओज, इन सबको ज्वाइन करता है, जो अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है। यहाँ पर वैसे बोलते हैं कि कभी भी ये सारी नीड्स फुलफिल नहीं होती है। सेल्फ एक्चुलाइजेशन में तभी जाता है जो लाइक मतलब इन सारे को क्लियर कर लेता है, उसकी सोशल बेसिक नीड सब कुछ है उसके पास, रेपुटेशन है। तो आई होप आपको ये हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी समझ में आ गई हो। फर्स्ट बेसिक नीड है जिसमें हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो बेसिक नीड फुलफिल करने की, जब उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है तो वो सेफ्टी नीड्स के लिए आता है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे लाइफ जो है कुछ पता नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, अगर लाइफ क्लेम या मेडिकल क्लेम हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, तो सेफ्टी हो जाती है। और जॉब की सिक्योरिटी अगर कंपनी प्रोवाइड करती है तो ये नीड्स से सेटिस्फाई होते हैं। फिर आता है सोशल नीड, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ग्रुप और फ्रेंड सर्कल चाहता है। अब फिर आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में मतलब रेपुटेशन, सर्टिफिकेशन, अप्रेजल, दीज काइंड ऑफ द थिंग्स या फैक्टर्स विच लाइक जिसकी वजह से ये स्टीम, हमारी सेल्फ स्टीम नीड्स जो है सेटिस्फाई होती है। सेल्फ एक्चुलाइजेशन जब होता है जब वो अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए सोशल, सोसाइटी का वेलफेयर, एनजीओ, इन सबको ज्वाइन करता है। मास्लो के बाद जो थ्योरी अब हम पढ़ेंगे वो है एमसी ग्रेगर, डॉगलस एमसी ग्रेगर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई उसने बताई थी। ही इज़ फॉर्मुलेटेड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई विच सजेस्टेड टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। किसी भी एक वर्क प्लेस पर जो है दो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया था उसने। तो थ्योरी एक्स किस काइंड के लोग होते हैं और थ्योरी वाई किस काइंड के लोग होते हैं, तो इसे पढ़ेंगे। थ्योरी एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी एक्स टाइप वो काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो काम को पसंद नहीं करते, डजंट लाइक वर्क, लेजीनेस होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, मीन्स अगर उनके ऊपर डंडा रहेगा तो या कोई से उन्हें गाइड करेगा तब वो कोई काम कर सकते, अदरवाइज उनसे वो कोई काम नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज़ डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस काइंड के लोग जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। और एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट चेंज, जब भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज होता है तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड बाय फिजिकल, यहाँ पर इस टाइप के लोग जो है फिजिकल और सेफ्टी नीड्स ही चाहते हैं। जो नीचे की दो नीड्स हमने पढ़ी थी ना, फर्स्ट और सेकंड, वो काइंड ऑफ नीड है, फिजिकल बेसिक और सेफ्टी नीड ही चाहते हैं। तो थ्योरी एक्स, आई होप आपको ये तो बहुत ईजी है, आपको समझ में ही आ गया हो कि वो किस टाइप के होते हैं। लेजी होते हैं, काम पसंद नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं होता है। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी वाई की। थ्योरी वाई किस काइंड, मतलब थ्योरी वाई वो लोग होते हैं, उस काइंड के होते हैं हु परसीव द जॉब एज अ नॉर्मल, जो जॉब को नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, मीन्स खुद ही काम करना अपनी तरीके से उन्हें पसंद होता है। और अगर उन्हें जॉब में रिवॉर्ड किया जाता है, तो मतलब अगर अप्रेजल, सर्टिफिकेशन होता है, रिवॉर्ड किया जाता है, तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती हैं।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इन्हें बहुत पसंद होता है, इनका दिमाग क्रिएटिव होता है। एंड सोशल स्टीम, बेसिक और सेफ्टी नीड्स तो होती है, लेकिन इनके अलावा जो सोशल और स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यहाँ पर ओनली फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन के लिए। ये काम को बोझ नहीं समझते, ये अपने काम को एक पार्ट ऑफ द लाइफ समझते हैं। आई थिंक आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई समझ में आ गया हो। ये बहुत इजी है जो MC ग्रेगर ने दी थी। होप आपको इस वीडियो में न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में समझ में आ गया हो। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड thanks for watching and please don't forget to subscribe, like and share.